नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की न्यू दिल्ली की एक जजमेंट है जिसमें जो पिटिशनर हैं उनको रिलीफ दिया गया था और यहाँ पर जो सेशन कोर्ट और नीचे की जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के ऑर्डर्स को सेटिसाइड कर दिया था। तो इसमें जजमेंट में ये बताया गया था कि जब फादर हुए और ब्रदर हुए वो सेपरेटली रह रहे हों और डिपेंडेंट ना हो फैमिली से, तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे और क्योंकि उनकी वो फैमिली का पार्ट भी नहीं माना जाएगा उनको कि अगर जो फादर है वो डिपेंडेंट नहीं है और ब्रदर भी अलग से रह रहे हैं और इंडिपेंडेंटली अर्न कर रहे हैं, तो इनकी ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो मेंटेनेंस दें। तो ऐसे ही इस जजमेंट में देखने को मिला। तो आइए हम इसके कंटेंट से हमको समझने की कोशिश करते हैं और ये इसमें ऑर्डर में क्या बताया गया था तो समझते हैं। तो ये क्रिमिनल रिवीजन नंबर 253 ऑफ 2010 की है, जिसमें पिटिशनर्स का क्रिमिनल रिवीजन्स को क्लब करके कॉमन जजमेंट जो है वो दी गई है। तो ये एक ऑर्डर था एडिशनल सेशन जज का 7 मई 2010 का, जिसमें 2 अपील्स थी 27 जुलाई 2009 की और जो पास की गई थी लर्नेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की उनके ऑर्डर्स के ऊपर जो सेशन कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट में यहाँ पर क्रिमिनल रिवीजन जो है वो फाइल की गई थी। और जो फैक्ट्स ये थे कि जो पेरेंट्स थे जो पहले वो पेरेंट्स जो एक वुमन है उनकी जो बताया गया जो यहाँ पर उनका जो पेरेंट्स के साथ रहती थी हिसार पे और उनकी जो मैरिज हुई थी और फिर वो तो मैरिज के बाद वो पानीपत में हुई थी और फिर वो 30 अगस्त 2001 को हुई थी। और फिर जो उनके जो हस्बैंड हैं वो यूएसए में काम करते थे और उसके बाद 2001 में वहाँ चले गए थे और सेटल्ड हुए थे, कई साल तक वहाँ पर रहे। फिर उसके बाद एक उनकी जो फीमेल बेबी जो चाइल्ड है वो बॉर्न हुई। उनके बाद पार्टीज जो हैं यूएसए में 2008 तक रहीं और उसके बाद फिर डिफरेंसेस हुए और उसके बाद पार्टीज का डिफरेंस होने के बाद फिर वहाँ पर डाइवोर्स ले लिया गया और फ्रॉम ईच अदर दोनों पार्टीज ने डाइवोर्स ले लिया। और फिर उसके बाद जब एलिगेशंस थी उसको उन्होंने रिफ्यूट किया। वाइफ ने कहा कि उनको यूएसए अमेरिका से निकाल दिया गया है और जबकि हस्बैंड की कंटेंशंस थी कि वो अपने यूएसए से खुद छोड़ के गई हैं और कोई उनको जो है कोई इंटेंशंस नहीं थी कि ज्वाइन कर सकें वापस, तो इसलिए हस्बैंड ने यूएसए की कोर्ट में डिवोर्स लिया था और उन्होंने डिवोर्स की पिटीशन थी वो फाइल की थी न्यू जर्सी चांसलरी डिवीजन फैमिली कोर्ट यूएसए 27 अगस्त 2008 में। और फिर नोटिस था वो सर्व किया गया था उनकी वाइफ के ऊपर सर्व किया गया था और उसके बाद जो कोर्ट थी न्यू जर्सी की उन्होंने डिवोर्स पिटीशन को अलाउड कर दिया था और डिग्री ऑफ डिवोर्स था वो ग्रांट कर दिया था 4 दिसंबर 2008 को। और उसके बाद जो वाइफ हैं वो 13 जनवरी 2009 में कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी कॉमिक क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल हिसार में अगेंस्ट हस्बैंड और इन लॉज। और जो इंस्पेक्टर थी कॉ सेल की उन्होंने रिपोर्ट दी 20 जनवरी 2009 में, ऑब्जर्व किया कि एलिगेशंस थी वो सही नहीं है वुमेन की, तो यूजलेस है इस कंप्लेंट को फर्दर पेंडिंग करना। उसके बाद वाइफ ने कंप्लेंट थी मेट्रोपॉलिटन दिल्ली की जो मेट्रोपॉलिटन की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की थी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और जो प्रेयर थी कि कोर्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर है सेक्शन 18 के तहत पास करे, रेजिडेंस ऑर्डर जो है सेक्शन 19 और मॉनिटरी रिलीफ 20 और कॉम्पनसेशन ऑर्डर जो है सेक्शन 22 और इंट्रीम ऑर्डर सेक्शन 23 के अंदर जो है पास करे। और एलिगेशंस लगाई थी मॉल ट्रीटमेंट की जो रिस्पोंडेंट्स मींस अपने जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ उन सब के ऊपर लगाई थी कि उनको हरास करते थे, उसकी वजह से
और यूएसए से छोड़ दिया। फिर वो इंडिया आ गई और उसके बाद अपने इन लॉज के घर में गई पानीपत में, लेकिन उनका जो घर था वो लॉक था। और चूंकि पेरेंट्स जो हैं वो यूएसए में रहते हैं, उनके भी पेरेंट्स, तो इसके बाद उन्होंने हस्बैंड ने एक कंप्लेंट थी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पानीपत को भेजी और कई स्कैंडलस एलिगेशंस थी लगाई और बताया कि वो ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मीन्स जो वुमेन थी वो 1998 में ग्रेजुएशन की थी उन्होंने। फिर उसके बाद एक डिजाइनिंग कोर्स था साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक से किया था। फिर उन्हें यह बताया कि इन लॉज के पास 3 हाउसेज हैं और एक इंडस्ट्रियल यूनिट पानीपत में है और प्रॉपर्टीज दिल्ली में है। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है उनका शेयर भी है प्रॉपर्टीज में और इन लॉज की प्रॉपर्टी में। और फिर सबमिट किया कि जो सेल हिसार है उन्होंने परस्यू नहीं किया उनकी कंप्लेन में और उन्होंने मिसलीड करने की कोशिश की है हरियाणा पुलिस को। और क्योंकि एक ट्रेजेडी हुई थी इनकी फैमिली में और उन्होंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और दिल्ली में आई हैं पुलिस कैरियर को परस्यू करने के लिए, प्रॉस्पेक्ट्स को। अभी वो दिल्ली में एक जगह पे रह रही हैं और जब तक वो मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं जाती तो वो दिल्ली में रहेंगी। सो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट दिल्ली के पास ज्यूरिस्डिक्शन है और फिर उन्होंने प्रेयर की कि जो चाइल्ड है उनको दे दिया जाए और शेयर्स भी मांगा उन्होंने पानीपत और दिल्ली की प्रॉपर्टी में और एक जो हाउस है न्यू जर्सी यूएसए में उनमें भी शेयर मांगा। और फिर साथ में एक वो प्रेयर मांगी कि 20,000 रुपये पर मंथ मंथली मेंटेनेंस दिया जाए और एजुकेशन के और मेंटेनेंस और एजुकेशन के तौर में, क्योंकि वो फर्दर पढ़ाई करना चाहती हैं। और कोर्ट को से प्रेयर मांगी कि जितने भी डाउरी आर्टिकल्स हैं वो रिटर्न कर दिए जाएं। और इसके बाद जो मेन एप्लीकेशंस के साथ इंटरिम रिलीफ्स भी मांगी। और फिर बाद में सेक्शन 23 के अंदर एक्ट के अंदर उन्होंने मांगा एक रेजिडेंस मांगा और या फिर कहा कि रेजिडेंस नहीं मिलता है तो 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाए और 50,000 वन टाइम पेमेंट दी जाए जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को एजुकेशन और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें। और कार के लिए 8,000 रुपये पर मंथ मांगे और साथ में इन लिeu ऑफ कार के लिए एक कार के लिए 8,000 पर मंथ मांगे और 20,000 रुपये पर मंथ मांगे फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस और 50,000 रुपये वन टाइम पेमेंट दी जाए ताकि वो अपने जितना भी कर्जा है वो चुका सकें। तो इसके बाद लैंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 27 जुलाई 2009 को डायरेक्शन दिया कि 50,000 पर मंथ जो है वाइफ को दिए जाने चाहिए इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पे। और सारे रिस्पोंडेंट्स को कहा कि डायरेक्शन दी कि वो या तो जॉइंटली दें या सिविली करके दें 50,000 रुपये पर मंथ, मीन्स हस्बैंड, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। और रिस्पोंडेंट नंबर 3 का नाम हटा दिया, मीन्स ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये फीमेल रिस्पोंडेंट थी, वो इसलिए उनके ऊपर पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी। और जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष में पिटिशनर ने ये प्लीड किया कि डिग्री और डिवोर्स जो है वो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट न्यू जर्सी द्वारा दिया जा चुका है, पूरा ड्यू प्रोसीजर हुआ है यूएसए में। और डिवोर्स होने के बाद क्योंकि कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं रहा है किसी भी रिस्पोंडेंट्स के साथ। और फिर साथ में बताया कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर आया था उसमें जो डिग्री और डिवोर्स थी वो जो पास किया गया था उसमें जो है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने नोट भी किया था। और जो पिटिशनर जो यहाँ पर जो पिटिशनर है उन्होंने ये भी कहा कि एक पोस्ट न्यूपिटल एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ था हस्बैंड और वाइफ का और लैंड ट्रायल कोर्ट ने जरा भी नहीं सोचा और कि क्या एप्लीकेशन जो है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एंटरटेन की जानी चाहिए, जो वाइफ को जिसको डिवोर्स दे दिया गया है और जो डिग्री और डिवोर्स जो है फॉरेन कोर्ट द्वारा दिया गया है और जहां पार्टीज ने 7 साल से भी ज्यादा समय जो बिताया था। ट्रायल का कोर्ट ने जो ऑब्जेक्ट्स और एम्स और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि बीइंग अ वुमन इज अ टेरिबल डिफिकल्ट टास्क सिंस इट्स कंसिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डीलिंग विद मैन। तो इस जो कोर्ट को अपनी जजमेंट में लिखा था। और फिर इसके बाद अपील डाली गई थी सेशन कोर्ट में, सेशन जज की कोर्ट में। आर्गुमेंट जो है वो प्रेस किया गया था कि न्यू जर्सी कोर्ट ने का जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव एविडेंस है अंडर सेक्शन 14 ऑफ सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर और सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। जब तक वो जजमेंट को सेटिस्फाइड नहीं जब तक जजमेंट जो है सेटिस्फाइड नहीं हो जाती ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट को पिटीशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। ये भी प्लीड किया कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, जैसे सेक्शन 125 है वो एप्लीकेबल होगी
अब वो ही कोर्ट जो है एंटरटेन की जा सकती है अगर वो मूव करती हैं। और चूंकि डिग्री ऑफ डाइवोर्स है वो फ्रॉड, लेकिन वाइफ ने कहा कि डिग्री ऑफ डाइवोर्स है वो फ्रॉड द्वारा लिया गया था, तो इसलिए वो जो सेक्शन 13 सीपीसी के अंदर ये हिट करती है, तो ये इसलिए इसको बीच में नहीं रखा जा सकता डाइवोर्स को, या जो भी सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो एप्लीकेशन जो उन्होंने फाइल किया उसके बीच में नहीं आ सकती हैं वो। अब सेशन जज ने जब अपील को डिसाइड किया था तब यहाँ ये ऑब्जर्व किया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इंटरप्रेटेट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ 125 सीआरपीसी के अंदर, और एक्सप्लेनेशन जो 125 सीआरपीसी का जो बताया है वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस में भी उसी को वाइफ की जो है एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल होगा डोमेस्टिक वायलेंस केस में। और फर्दर ऑब्जर्व किया कि कोर्ट को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेनी चाहिए जब तक कि डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज जो है वो प्रूव नहीं हो जाती एविडेंस द्वारा, तो कोर्ट को एक्ट नहीं करना चाहिए उस डिग्री पे। और इसलिए जो अपील जो फाइल की थी मींस हस्बैंड के और हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स ने उसको खारिज कर दिया, और ये ऑब्जर्व किया कि कोई इलीगलिटी नहीं है मेट्रोपॉलिटन ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में जिन्होंने मेंटेनेंस अवार्ड किए है। और जो अपील जो फाइल की थी वाइफ की उसको अलाउ कर दिया, जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर था मेट्रोपॉलिटन का, और डायरेक्शंस दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो को एक रिक्वेस्ट भेजें कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें 27 जुलाई 2009 को एज पर लॉ। अब यहाँ पर फिर फाइनली माननीय हाई कोर्ट में आए और यह बताया कि क्या हाई कोर्ट ने पहला ये क्वेश्चन रेज किया कि क्या एप्लीकेशन सेक्शन 12 के तहत जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा, जो कि रिस्पोंडेंट द्वारा लगाई गई है, जो कि वाइफ है, और जो भी और अगेंस्ट ऑल रिस्पोंडेंट्स मींस जो फादर इन लॉ, मदर, ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड, जिनको एप्लीकेशन में रिस्पोंडेंट रेट किया गया है। अब कोर्ट ने बिना डिस्कशन, और क्या कोर्ट नीचे की कोर्ट ने बिना डिस्कस किए डोमेस्टिक और लीगल रिलेशनशिप को डिस्कस किए बिना क्या पिटिशनर मीन्स क्या वो कोर्ट वो ऑर्डर पास कर सकती है सारे पिटिशनर्स के अगेंस्ट में कि वो 50,000 रुपये मेंटेनेंस दें वाइफ को, मीन्स ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ और इवन हस्बैंड तीनों को कहा था कि 50,000 रुपया जॉइंटली दें या अलग अलग बीच में डिवाइड जो सेवरली करके दें। अब यहाँ पर सेक्शन 12 के बारे में डिस्कस किया कि एग्रीवेट पर्सन कौन होता है, उसकी डेफिनेशन बताई, और ये बताया कि जो पर्सन जो रिस्पोंडेंट है सेक्शन 12 के, मुझे उनका एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना जरूरी है रिस्पोंडेंट और एग्रीवेट पर्सन में। अगर कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास नहीं कर सकती हैं, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइंड किया है सेक्शन 2F ऑफ द डीवी एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये बताया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप तभी अराइजेस होता है दो पर्सन्स शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हों, और जब वो रिलेटेड हों कॉन्सेग्यूनिटी मैरिज, और या फिर नेचर ऑफ मैरिज अडॉप्शन हो, जब फैमिली मेंबर्स जो साथ रह रहे हो जॉइंट फैमिली में। और जो डेफिनेशन जो बताती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो कहीं ये नहीं बताता है कि इन हैविंग रिलेशन टू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी तरह का जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में क्या रिलेशन है ये नहीं बताता है। अब यह बताया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप अगर कंटिन्यू होता है, अगर पार्टीज साथ रहती हैं एक समय ऑफ टाइम में शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो पार्टीज जो है वो रिस्पोंडेंट होती हैं, पार्टीज को रिस्पोंडेंट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं होता है और रिलेशनशिप जो है कभी पास्ट में रहा हो और प्रेजेंट में ना हो, तो ऐसे में जो पर्सन को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया जा सकता कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उनका पास्ट रिलेशनशिप रहा हो। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो एग्रीवेट पर्सन और रिस्पोंडेंट के साथ एक प्रेजेंट में जो होना जरूरी है वो अलाइव भी होना चाहिए। यहाँ भी ये बताया कि अलाइव भी होना चाहिए। और जब कंप्लेंट जो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर जब फाइल की जाती है, तो अगर रिलेशनशिप अलाइव नहीं है तो ऐसे में डोमेस्टिक रिलेशनशिप ये नहीं कहा जाएगा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप उनके बीच में है। तो इसलिए द फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो थी जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो बनाया गया था वाइफ ने, और जो कंप्लेंट डाली गई थी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, जिसमें जो कि वो हस्बैंड थे जिन्होंने वाइफ के साथ वो साथ रहे थे सेम छत के नीचे शेयर्ड हाउस होल्ड में 22 अगस्त 2008 में अमेरिका में। जब अब यहाँ पे ये बताया कि शी हैज नॉट, सिर्फ 7.5 साल तक नहीं रही उनके साथ जो रिस्पोंडेंट नंबर, इसलिए अब 7.5 साल तक वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 के साथ इंडिया में नहीं रही हैं। और जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है जो कि ब्रदर हैं हस्बैंड के, तो उनको जो है वो एक मेजर है, वो इंडिपेंडेंट है। ब्रदर इन लॉ जो है मेजर इंडिपेंडेंट है,
और अलग से रह रहे हैं हस्बैंड और वाइफ से, और किसी प्रकार का डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, ना ही कोई मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशंस हैं ब्रदर की वाइफ के साथ। तो ये कहानी कहा जा सकता है कि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के साथ में रह रहे थे, मीन्स जो अपनी मतलब हस्बैंड की वाइफ के साथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेनली बिकॉज की इस ग्राउंड पे कि वो जो पर्सन जो है वो ब्रदर हैं हस्बैंड के, तो उनको रिस्पोंडेंट नहीं बनाया जा सकता, और ना ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है कि हर ईच और हर रिलेटिव के ऊपर उनको रिस्पोंडेंट बनाया जाए बिना किसी फैक्ट को जाने हुए कि क्या डोमेस्टिक रिलेशनशिप और शेयर्ड हाउस होल्ड था बिटवीन द एग्रीड पर्सन और द रिस्पोंडेंट के बीच में। तो यहाँ पर इतना एनालिसिस किया और फिर यहाँ पर बताया कि जो फादर हैं जो कि जो हस्बैंड के जो फादर हैं वो भी अमेरिका में रह रहे हैं, तो वो इंडिया में आए थे ताकि वो मैरिज करा सकें एप्रोप्रिएट पर्सन के साथ। अगर मैरिज जो हुई थी सॉलमनाइज्ड हुई थी, तो मैरिज होने के बाद वो इंडिया छोड़ के अमेरिका चले गए थे और वो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे, और जो बर्थ हुई थी चाइल्ड की वो अमेरिका में हुई थी। सच केसेस में जब कोई भी लड़का अलग से मतलब अब्रॉड में रहता हो, वहाँ सेटल्ड हो और इंडिया में आया हो मैरिज के लिए, और वो लड़की को जानता हो, ये मीन्स वो लड़की को पता होना चाहिए कि जो पेरेंट्स और लड़की को, इवन पेरेंट्स ऑफ जो गर्ल है उनको पता होना चाहिए कि वो ऐसे ग्रूम को चूज कर रहे हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है बल्कि अब्रॉड में सेटल्ड है। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने बताया कि अगर पेरेंट्स के साथ लिंक करना जो है एक्चुअली मीन्स अगर हिज लिंक्स विद द पेरेंट्स जो हैं वो वैसे ही होंगे जैसे अदर रिलेटिव के साथ होंगे, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है पेरेंट्स के ऊपर, और जो अगर पेरेंट्स हैं वो अगर वो फाइनेंशियली हेल्प लेते हैं, तो वो इसमें कोर्ट ने इसमें एनालिसिस किया। अब यहाँ पर बताया है, और देखिए पैरा नंबर 14 में यहाँ पर इस जजमेंट में कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी कि जो लड़की है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको पता था कि वो जिससे वो शादी करने जा रही हैं, लड़की जिनकी शादी करने जा रही हैं वो अब्रॉड में रहेंगी और मैट्रिमोनियल हाउस भी शेयर हाउस होल्ड भी जो है वो इंडिया से बाहर होगा। तो यहाँ पर ये बताया कि जो एक्ट है, जो जिस लड़के के साथ वो शादी कर रही हैं वो एक वॉलंटरी एक्ट बताया गया है। लड़की का ये वॉलंटरी एक्ट था। अगर वो उनकी इंटेंशन नहीं थी कि अगर किसी लड़के की जो फैट सैलरी है, काफ़ी मोटी सैलरी है और वो बाहर काम कर रहे हैं और मटेरियल फैसिलिटीज अब्रोड होंगी, तो फिर उसको वो मना कर सकती थी और उस लड़के से शादी करती जिनकी मॉडरेट सैलरी होती इंडिया में। तो अब यहाँ पर ये बताया कि जो आफ्टर चूजिंग अ पर्सन लिविंग अब्रॉड, और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेलियर ऑफ द मैरिज जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डाल दी, मीन्स ऑन हिज पेरेंट्स, मीन्स लड़के के पेरेंट्स के ऊपर डाल दी और उनको क्रिमिनल बना दिया इन द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज जो मैट्रिमोनियल टाइज थे तो वो काफ़ी देर को काफ़ी समय तक नहीं रह सके। तो ये अब ये यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये it does not sound either legally correct or morally correct, ना ये लीगली करेक्ट है ना ही मॉरली करेक्ट है। तो किस तरीके से लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो जो कि बाहर काम कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं और एज एन अडल्ट और अपने जो एक लड़का जो है अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स को क्यों क्रिमिनल्स बनाया जा रहा है या रेस्पोंडेंट्स बनाया जा रहा है कि अगर जो मैरिज जो है उनके जो लड़के की और उनकी जो वाइफ की फेल हो गई, जो भी रीजंस थे आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ द मैरिज, अगर ये कुछ सिन कमिट किया है पेरेंट्स ऑफ द बॉय, अगर ये सिन है अगर जो पेरेंट्स ऑफ बॉय ने कमिट किया है और तो यहाँ पे ये बताया कि ये जो इक्वली ये सिन जो है वो लड़की के पेरेंट्स ने भी साथ ही मतलब इक्वली कमिट किया है। तो यहाँ पर इन सच पे मैरिजेस अगर जो पेरेंट्स ऑफ द बोथ द ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो उनके इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रूम को साथ में बताया कि जो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ग्रूम के जो पेरेंट्स की है तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें। और शेल्टर ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में बताया कि जॉइंट फैमिली को है यहाँ पे सिर्फ रिलेटिव्स ऑफ द बॉय को ही बुक किया जा रहा है, और जो वुमेन्स का जो शेयर हाउस होल्ड इन इंडिया में ये जो पेरेंट्स का हाउस भी होता है और जो वो शादी से पहले रह रही होती हैं और नॉट इन अ हाउस। तो जो जब वो शादी के बाद वो नहीं रहना चाहती हैं इन लव हाउस, तो वो लड़की का जो पेरेंट का हाउस भी वो उनका अपना हाउस होता है। और अगर शेयर हाउस होल्ड ऑफ अगर हस्बैंड और वाइफ जो है जो इंडिया में नहीं है 8 साल से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेंज होगा कि
जो लंदन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सिर्फ इतना इसके बारे में सोचा नहीं, ना ही डिस्कस किया कि किस तरीके से जो फादर हैं, जब ब्रदर ऑफ जो बॉय हैं उनको रिस्पोंडेंट बनाया जा रहा है, जो कि प्रोसीडिंग से डोमेस्टिक वायलेंस की है, जो कि आफ्टर जो हस्बैंड एंड वाइफ ने पूरा जो है वो साथ नहीं रहे हैं, तो क्यों इनको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट केस में बताया कि जो पिटिशनर जो हैं वो शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं रह रहे थे जो रिस्पोंडेंट के साथ, और रिस्पोंडेंट भी उनके घर में नहीं रह रही थी एज ए फैमिली मेंबर के तौर पे इन ए जॉइंट फैमिली, जो कि जॉइंट फैमिली में जो कि पिटिशनर जो हैं वो हेड हैं। तो अब यहाँ पर फैमिली के बारे में बताया कि फैमिली का क्या मतलब है, जॉइंट फैमिली का क्या मतलब है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है वो फैमिली का मतलब बताया जा रहा है कि कलेक्टिव पर्संस जो एक ही घर में रहते हैं और एक ही हेड होता है इनका मैनेजमेंट में। डिक्शनरी का मीनिंग फैमिली का ये बताया गया है कि जो वर्ड जो यूज किया गया है फैमिली मीन्स द ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटिव्स जो जिनमें खून का रिश्ता होता है और जो सारे रिलेशन जो कि कॉमन एंसेस्ट्रल से डिसेंड किए जाते हैं, तो वो कॉमन रूट से हो। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो पर्पस बनाया गया है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था कि वुमेन को प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक वायलेंस से, और जो फैमिली जो डिफाइन की गई है वो कलेक्टिव पर्सन बॉडी ऑफ पर्सन है जो कि एक घर में रह रहे हैं अंडर वन हेड के तहत पे। तो चैम्बर्स डिक्शनरी में फैमिली का मतलब बताया गया कि जो एक ही घर में रहते हों, जो पेरेंट्स चिल्ड्रन सर्वेंट्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। और जो शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1993 में फैमिली का मतलब बताया गया कि एक ही घर में रहते हो जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ब्रॉडर्स सर्वेंट्स और इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ द सोसाइटी। तो जॉइंट फैमिली में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बताया गया कि जो एक एक्सटेंडेड फैमिली अरेंजमेंट है जो कि हिंदूज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, जिसमें कई जनरेशन के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और सारे मेंबर्स जो है वो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, और वुमेन जो है वो चाहे वो मदर हो, वाइफ्स हो, अनमैरिड डॉटर्स हो या विडोज रिलेटिव्स हो, जो कि कॉमन स्पिंडा रिलेशन से वो बाउंड होते हैं। और जॉइंट फैमिली स्टेटस का मतलब जो है वो मतलब बनती है जब बर्थ से या फिर पोजेशन ऑफ जॉइंट कार्ड्स दैट नीड्स द मेंबर ऑफ द फैमिली टुगेदर इज नॉट प्रॉपर्टी बट द रिलेशनशिप में भी ऐसे बताया गया। तो ये सारे फैमिली के बताए गए हैं। और एसेंशियल फीचर्स क्या थे जॉइंट फैमिली के, कि जो कि एसेंशियल फीचर्स बताए थे जैसे फैमिली के, जैसे हेड ऑफ द फैमिली हैं जो कि सारे डिसीजंस खुद लेंगे, और जो मेंबर्स होंगे वो एक छत के नीचे रहेंगे और सेम किचन शेयर करेंगे, और 3 जनरेशन साथ रह रहे होंगे, फादर और सन जो हैं वो मेल मेंबर्स के लिविंग टुगेदर होंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है कॉमन पूल जो प्रॉपर्टी जो है वो हेल्ड टुगेदर होगी, जो कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप भी होगा, और सारे डिसीजन जो हैं वो मेल हेड ऑफ द फैमिली जो है पेट्रीनियल और पेट्रियचल ये लेंगे। तो यहाँ पर ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फैमिली और डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए ये जरूरी है कि जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो वो साथ जरूर रहना चाहिए उनको, और एक हेड के अंदर। अगर वो सेपरेटली रह रहे हैं और उनकी कोई फैमिली नहीं है बट लेकिन वो एक रिलेटिव्स होंगे रिलेटेड बाय ब्लड और कॉन्सेग्यूनिटी टू अदर। और जब पेरेंट्स सेपरेटली रह रहे हैं अपने सन के साथ जस्ट लाइक अदर रिलेटिव की तरह, तो फैमिली ऑफ द सन को जो फैमिली होगी सन की वो इंक्लूड नहीं करेगी उनके पेरेंट्स को। तो यहाँ पर यही बताया कि जो पेरेंट्स हैं वो तभी इंक्लूड किए जाएंगे फैमिली ऑफ सन ओनली जब वो डिपेंडेंट होंगे सन के ऊपर, और या फिर सन के साथ रह रहे होंगे इन द सेम हाउस। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है सन के ऊपर और सेपरेटली रह रहे हों, तो फिर यहाँ पर वो जो पेरेंट्स जो है वो एक सेपरेट फैमिली होंगी सन और उनके बच्चे वाइफ और चिल्ड्रन से। तो ये सेपरेट फैमिली मानी जाएगी, इसमें कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं होगा वाइफ ऑफ द सन विद द पेरेंट्स, जब वो अलग रह रहे होंगे और कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं बनता है। तो ये पूरा उन्होंने बताया। और फिर यहाँ पर बताया कि जो वाइफ का जो डेफिनेशन बताई गई है 125 सीआरपीसी, उसे इंपोर्ट नहीं किया जा सकता डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, क्योंकि लेजिस्लेचर को साफ बताया कि पता था कि 125 सीआरपीसी क्या है, और अगर लेजिस्लेचर चाहता तो वो वाइफ की जो डेफिनेशन थी 125 की वो डोमेस्टिक वायलेंस में भी बता सकते थे। लेकिन जो पर्पस था डोमेस्टिक वायलेंस का और 125 सीआरपीसी का डिफरेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बनाया गया था, जो पार्लियामेंट ने बनाया था ताकि डोमेस्टिक वायलेंस ना हो सके वुमेन के ऊपर एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, और 125 सीआरपीसी का फंक्शन था कि वेग्रेसी को बचाने के लिए, ताकि कोई भी वाइफ जो है वो मतलब उनको बिना किसी मेंटेनेंस से जो है उनको ना कोई नुकसान पहुंचे। तो ये लॉ ने जो मेंटेनेंस जो है वो सिविल लॉ के अंदर भी दिया और 125 सीआरपीसी के अंदर दिया है, जो एक डिवोर्स्ड वाइफ को भी। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डिवोर्स्ड वाइफ को नहीं दिया, जो कि साथ नहीं रह रही हस्बैंड और फैमिली के साथ, और उनको पूरी फ्री है, कहीं भी जाके वो रह सकती हैं।
तो उनका राइट है मेंटेनेंस का और जो भी राइट्स है एज पर द लॉ, और जो क्लेम उनका राइट भी है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का एज पर द लॉ। लेकिन जो डिनायल ऑफ राइट्स, जो अगर ये राइट्स को डिनाई कर दिया जाए तो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं आएगी, और डोमेस्टिक वायलेंस को को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, ना ही परसीव करना चाहिए। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जो डेफिनेशन थी सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर डिफाइंड है, वो सब पूरी डेफिनेशन यहाँ पर कोट की गई है कि इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस होती है जो लेजिस्लेशन ने डिफाइन किया। तो ये डेफिनेशन बताती थी कि जो वुमेन जो है वो पर्सन के साथ रह रही हैं और उनको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप इसमें बरीड नहीं होना चाहिए, ना ही वो अलग होना चाहिए, और पास्ट वायलेंस जो है वो इसमें कवर नहीं होगी, जो अगर कोई डिवोर्स ग्रांट करने से पहले की जो वायलेंस है वो उसमें कवर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर सेक्शन 14 जो सीपीसी के बारे में बताया कि जो लर्नेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे उन्होंने डिग्री जो डिवोर्स दी गई थी जो कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी यूएसए ने उसको इनको इग्नोर कर दिया। और सेक्शन 14 जो सीपीसी कहता है प्रिजम्पशन टू द फॉरेन जजमेंट मींस, तो ये बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रपोज करता है, जैसे सर्टिफाइड कॉपी कोई भी व्यक्ति दिखाता है फॉरेन जजमेंट का, तो वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के द्वारा दी जाएगी जब तक कोई ऐसा रिकॉर्ड में ना ले आए कि ये, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा प्रूव ना कर दे कि ये वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, तो ये ऐसे में जो फॉरेन जजमेंट है वो एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर बताया कि सर्टिफाइड कॉपी थी, प्रोड्यूस कर दी थी और कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ने प्रोड्यूस की गई थी, और जो अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड, ये सेक्शन 14 का ही जो है कोट किया। लेकिन आप यहाँ बताया कि जो डिवोर्स दिया गया था हस्बैंड को न्यू जर्सी कोर्ट से, वो इस केस में भी डिनाई नहीं किया गया है। न्यू जर्सी कोर्ट ने पाया कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो न्यू जर्सी में 7.5 साल से रह रहे हैं और उनकी ज्यूरिसडिक्शन है मैट्रिमोनियल मैटर में, जो भी अगर कोई पार्टीज जो है 1 साल से अंदर के मतलब 1 साल तक रह रहे हैं, 1 साल इन्होंने टाइम काट लिया है, तो फिर न्यू जर्सी की कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है। तो यहाँ पर पार्टी 7.5 साल से रह रही थी, तो इसलिए कोई इशू नहीं बनता कि ज्यूरिसडिक्शन उनकी न्यू जर्सी कोर्ट की है कि नहीं है। अब यहाँ पर बताया सेक्शन 13 सीपीसी क्या कहता है। सेक्शन 13 सीपीसी कहता है जब कोई फॉरेन जजमेंट तब कंक्लूसिव नहीं होती है जब कोई भी इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड हो, जहाँ तो कोई ऐसी कोर्ट द्वारा प्रोनाउंस कर दी गई हो फॉरेन जजमेंट जिनकी ज्यूरिसडिक्शन ना हो, या फिर उन्होंने मेरिट्स पे ना दिया गया हो, या फिर जो इनकरेक्ट इंटरनेशनल लॉ हो, या फिर कोई जो लॉ जो है इंडिया के लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया हो, तो फिर या फिर कोई जजमेंट जो ऑब्टेन नेचुरल जस्टिस के बिना ले ली गई हो, या फिर फ्रॉड द्वारा ले ली गई हो, या फिर कोई भी ऐसा ब्रीच ऑफ जो लॉ हुआ हो उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर फॉरेन जजमेंट का यहाँ पर जो बताया कि ये फॉरेन जजमेंट है वो फाइनल है। एक्सप्लेनेशन जो थे सेक्शन 13 के, ये उन पर्सन को प्रूव करने होंगे जो ये कहेंगे कि फॉरेन जजमेंट जो है उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो मींस इसमें ऑनेस्ट था, वो वाइफ के ऊपर था कि वो प्रूव करें। अब यहाँ पर फॉरेन जजमेंट तभी सेट असाइड की जा सकती है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा जब पर्सन एग्रीवेट होगा और या फिर डिक्लेरेशन के लिए मांगेगा कि ये इस जजमेंट पर ना एप्लीकेबल किया जाए, ना एक्ट किया जाए इसके ऊपर। और फॉरेन जजमेंट जो थी इसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ये बताया सेक्शन 13 और 14 थी कि किस तरह से फॉरेन जजमेंट को डील किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहा कि इंडिया की कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि जो फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर्ड किया है, जो क्योंकि वो पार्टीज उस जगह पे 7.5 साल से रह रहे थे और एक गर्ल चाइल्ड भी बॉर्न हुई थी उनकी मैरिज से, और एक जजमेंट थी वो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दी गई थी, और इसको डिसरिगार्ड नहीं, अगर डिसरिगार्ड करने के लिए कोर्ट के समक्ष उनको प्रूव करना जरूरी है। तो अगर जब तक उसे प्रूव नहीं किया जाएगा तो ये वैलिड जजमेंट होगी, उसका एक पूरा इफेक्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर यह रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने बताया कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था न्यू जर्सी की प्रोसीडिंग्स में। अब यहाँ पर बताया कि पार्टिसिपेट करना ये सफी ग्राउंड नहीं बनता है कि इस जजमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया जाए, और जब तक कोई जो ग्राउंड वैलिड ग्राउंड जो सेक्शन 13 के जैसे अभी डिस्कस किए थे, अगर वो ग्राउंड जो नहीं कोर्ट किए जाए उसको प्रूव ना किया जाए तब तक कोर्ट की कॉम्पिटेंट कोर्ट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है। और इसके बाद कई दूसरी जजमेंट्स के ऊपर भी कोर्ट किया। फाइनली यहाँ पर ये बताया कि न्यू जर्सी कोर्ट की जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल है। और अब यहाँ पे एक और बताया इशू उठाया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने और लर्नेड एएसजी ने ज्यूरिसडिक्शनल एरर कर दी थी कि डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट के अंदर की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ये बताया कि वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस केस के फाइल करने से पहले हस्बैंड के साथ यूएसए में रह रही थी, वहाँ पे शेयर्ड हाउस होल्ड यूएसए में शेयर कर रही थी। हस्बैंड जो है वो अभी भी यूएसए में रह रहा है और उनका चाइल्ड भी यूएसए में है। और कोर्ट के नीचे की कोर्टों ने काफ़ी मीन्स ग्रेव एरर कर दिया जिसमें ब्रदर और फादर को कहा कि वो
मेंटेनेंस जो है 50,000 रुपए टू द वाइफ को दें। अब यहाँ पर कहा है कि कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है कि ब्रदर ऑफ वाइफ जो हस्बैंड है वो मेंटेनेंस को पे करें। अगर चाइल्ड ग्रोन अप हो जाता है और अर्निंग करना चालू कर देते हैं और मैरिज हो जाते हैं और सेपरेट हाउस ले लेते हैं, तो बर्डन ऑफ वाइफ जो है वो फादर और ब्रदर के ऊपर नहीं डाला जा सकता। सिर्फ ये जो बर्डन है सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही डाला रहेगा, ना कि पेरेंट्स और ब्रदर्स के ऊपर, अनलेस जब तक ये ना साबित कर दिया जाए कि हस्बैंड जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हो जॉइंट फैमिली पे, या फिर मेंबर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे, और या फिर उस जॉइंट फैमिली से बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूटिंग डिराइविंग बेनिफिट्स नहीं थे जॉइंट फैमिली से, ना ही वो मेंबर हैं जॉइंट फैमिली के, तो पेरेंट्स जो हैं वो उनको जस्ट लाइक अदर रिलेटिव की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो क्यों अब यहाँ पे एक सवाल उठा कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो बर्डन होंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हस्बैंड की वाइफ को बेयर करें। तो यहाँ पर ये बताया कि जो लर्नेड एमएम और एएसजे ने जो ऑर्डर पास किया था 50,000 रुपए की पेमेंट करने के लिए, मींस मंथली एंड जो पेमेंट करने का जो मेंटेनेंस का जॉइंटली सिविलली, उसको कहा कि वो इलीगल है और टेनेबल नहीं है, इसलिए ऑर्डर्स को सेट असाइड किया जाता है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं मिलेगी ऑर्डर के ऊपर। तो ये था और जजमेंट जो कि जो 29 जुलाई 2010 को आया था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।